हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, और जो है हमें यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है और वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है। सो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर में क्या है, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, दो वेक्टर मिनिमम आपको टू वेक्टर्स चाहिए या दो से ज़्यादा भी सकते हैं, इज़ डिफाइंड एज डैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस्ड बाई इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर। ठीक है। तो कहने का सेंस ये है यहाँ पे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है मान लो और कोई वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन हो, ये जो रिजल्टेंट आपका निकल के आया, तो वो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा कोई सिंगल वेक्टर निकल के आएगा। मान लो कि ए और बी का रिजल्टेंट निकल के कोई नया वेक्टर सी आ गया। ठीक है। तो जो नया वेक्टर सी आएगा वो वही इफेक्ट शो करेगा जो इफेक्ट आपका ए और बी शो कर रहे थे। ठीक है। तो ये होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए है, तो ये हमारा टेल हो गया, ये हमारा हेड हो गया, एरो हो गया। एक वेक्टर बी है, तो हमने इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर हमने यहाँ पे ये इस तरह शो किया हुआ है। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहाँ ऐसे बनेगा। इसको हमने रिजल्टेंट को आर से शो किया, आर वेक्टर। ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो वेक्टर ए का और वेक्टर बी को दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आर निकल जाएगा यहाँ से। ऐसे ही हम लोगों का नेक्स्ट जैसे वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी, दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सेम डायरेक्शन में तो कुछ इस तरह से बन जाएगा एरो ए एंड बी। और जो नेट एरो बनेगा उसको हम लोग सिंगल एरो से शो कर सकते हैं। तो सिंगल एरो से शो करेंगे, ये इस तरह से हम लोग सिंगल एरो में शो कर सकते हैं एक और वेक्टर। तो इस वेक्टर को हमने वेक्टर आर दे दिया, रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो इन दोनों का सम हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, तो अगर टेल हेड इस तरह से वेक्टर्स आपके लाइन से लगे हुए हैं। मान लीजिए सपोज ऐसे यहाँ वेक्टर है टेल हेड, फिर यहाँ पे टेल, फिर यहाँ पे हेड। तो इस तरह जितने वेक्टर लगे होंगे इस तरह से लाइन में टेल हेड वाले उसमें टर्म में, तो वो सब ऐड होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये टेल है, ये हेड है, फिर ये बी वाले का ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। तो टेल हेड इस तरह ज्वाइन होंगे, ए प्लस बी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास है वेक्टर ए इस साइड है, वेक्टर बी इस साइड, दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास दोनों को अगर ओवरलैप करा देंगे, यहाँ पे सम करेंगे तो वेक्टर ए हमारे पास यहाँ तक आया है और वेक्टर बी इसका उल्टा, मतलब वेक्टर बी ये आया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर ए का टेल ये है और वेक्टर ए का हेड ये है, बट वेक्टर बी का जो टेल है वो ए के साथ कॉन्साइड कर रहा है और उसका हेड जो है इधर कहीं पे आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन इनकी अपोजिट है एरो की। देखो एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, जो हमने यहाँ पे आर लिखेंगे, ठीक है, जो आर इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा तो वो हमारे पास ए माइनस बी लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का साइन क्या निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो ए के डायरेक्शन से अपोजिट है, तो ए माइनस बी लिखा जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे इसे है, वेक्टर ए हमने ऐसे शो किया हुआ है, फिर वेक्टर बी का जो हेड है वो हेड से कोलाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हेड से हेड कोलाइड कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे वेक्टर ए फिर माइनस वेक्टर बी, माइनस साइन क्यों? क्योंकि बी जो है उल्टा। हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल कॉन्साइड करना चाहिए, बट यहाँ वेक्टर बी का हेड कॉन्साइड, तो हेड से हेड कॉन्साइड करेगा या टेल से टेल कॉन्साइड करेगा तो नेगेटिव लिखा जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे मान लीजिए आर निकल, तो आर जो क्या निकल, ए माइनस बी यहाँ भी निकल के आएगा। तो इस तरह से हम वेक्टर के रिजल्टेंट को निकालते हैं। ठीक है। फिर आता है हम लोगों का टॉपिक एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर का एडिशन हम लोग दो तरीके से करते हैं यहाँ पे। एक हम लोगों के पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। एक और हमारे पास है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोनों टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे जहाँ जैसे बना रखा है, ये वेक्टर ए है। ठीक है। फिर ये हमारे पास यहाँ तक वेक्टर बी हो गया, तो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने आर शो कर दिया है। ठीक है। उसके बाद रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के, देखो ए और बी का रिजल्टेंट आर, मतलब आर जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है। सो वेक्टर ए और आर के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बीटा से शो करते हैं, या आप अल्फ़ा से शो कर सकते हो। अल्फ़ा बीटा गामा किसी से भी आप शो कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है।
ओके, फिर हमने क्या किया यहाँ पे, वेक्टर ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आगे, पी एन लाइन से हमने इसको वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड कर दिया। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए आगे यहाँ तक है और वेक्टर बी हमारा एज इट इज यहाँ पे है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या यहाँ पे लिया हमने, थीटा लिया है। तो ऑलवेज यहाँ पे क्या करना है आपको कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो आपको थीटा लेके चलना है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा लेना है, बट रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का एंगल को अल्फा बीटा गामा में लेके चलना है आपको, ठीक है। तो पी एन से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, क्यू एन, ठीक है, ये बना हुआ है। एक्चुअली हमने इसको इसलिए कर रहे हैं, हमको एक्चुअली प्रूव करना है इसका ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करके हम लोग रिजल्टेंट निकालना है, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए और बी के। डेट्स वाई हमें ये सब एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो है करना पड़ रहा है। तो इन ट्रायंगल क्यू एन पी, तो क्यू ये है, एन ये पी, क्यू एन पी ट्रायंगल में यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया हमारे पास पी एन और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास पी क्यू, तो ये हो गया पी एन बाई पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पी एन निकालेंगे, क्योंकि हमको पी एन की डिस्टेंस तो पता नहीं है, ये तो हमने सिर्फ एक्सटेंड किया है ना, तो पी एन पता नहीं, तो पी एन की डिस्टेंस है, तो पी एन यहाँ से पी एन इज इक्वल टू पी क्यू इंटू कॉस थीटा, पी क्यू इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो पी क्यू वैल्यू क्या है, बी वेक्टर है, तो बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो बी हो जाएगा कॉस थीटा, ये हमारे पास हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग इसी पी एन क्यू ट्रायंगल में हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू एन, क्योंकि हमको क्यू एन भी पता नहीं है, तो क्यू एन निकालने क्या करना पड़ेगा हमको, साइन थीटा का टर्म लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब क्यू एन अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब पी क्यू, तो क्यू एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, अगेन बी वेक्टर है, तो यहाँ पे बी लिख दिया, तो क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा हो गया। तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों हमने सिर्फ इसी ट्रायंगल से निकाला है, क्यू एन पी ट्रायंगल से ही हमने साइन थीटा भी निकाला है और कॉस थीटा भी निकालना है। और जरूरत क्यों निकालने है, क्योंकि हमारे पास ना हमको क्यू एन की वैल्यू नहीं पता थी और ना ही हमको पी एन की वैल्यू पता थी, जो हमने एक्सटेंड किया था यहाँ पे, ओके। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू, अभी ओ एन क्यू, अभी पूरा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया पूरा, ये ओ एन क्यू, ठीक है। तो ओ एन क्यू जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर परपेंडिकुलर का, सॉरी ये बेस का स्क्वायर, प्लस एन क्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम से। ओ एन क्या है, ओ एन जो है वो हमारे पास दो वैल्यूज से मिलकर बना है, ओ पी और पी एन से मिलकर बना है। ओ एन जो पूरा है वो ओ पी प्लस पी एन से मिलकर बना है, तो ओ एन की जगह पे हम लोग ओ पी प्लस पी एन लिखेंगे, तो ओ एन का होल स्क्वायर है तो ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एन क्यू हम लोग एज इट इज़ ऐसे ही लिखा रहेंगे, ठीक है। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास आर वेक्टर है, तो आर को हम लोग क्या लिखें, सॉरी ओ क्यू को क्या लिखेंगे, आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओ क्यू का स्क्वायर है, इज इक्वल टू ओ पी क्या है, ओ पी हमारे पास ए वेक्टर है, तो ओ पी की वैल्यू ए वेक्टर हो गई, मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ए हो जाएगी, प्लस पी एन क्या है, पी एन की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, पी एन ये रहा, पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा है, तो पी एन की वैल्यू को बी कॉस थीटा लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। प्लस एन क्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्यू एन बोलो या एन क्यू की वैल्यू बी साइन थीटा है, तो एन क्यू की वैल्यू को बी साइन थीटा लिख देंगे यहाँ, तो इसका स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ओके। फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए प्लस बी कॉस थीटा का हो ये होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए और बी कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जब बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अलग होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अलग स्क्वायर होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, इसलिए बता दिया मैंने आपको। फिर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग से है, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अलग होगा, साइन स्क्वायर थीटा अलग स्क्वायर होगा। फिर क्या होगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमको यहाँ से मिला और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमको यहाँ से मिल रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको यहाँ से मिल गया कॉमन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू ये 1 की वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बच रहा है, तो यहाँ से रूट लगा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, रूट लगा दो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब इसी ये टर्म बचेगा हमारे पास, तो इसी टर्म को रूट में लिख देंगे, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू निकल गई, जो हम लोग आर रिजल्टेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे इस ट्रायंगल में आर की इन दोनों के टर्म्स में निकालना था हमको।
तो ये हमारे पास रिजल्टेंट निकल गया, ए और बी के टर्म्स में रिजल्टेंट की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन भी अगर करवाएंगे, क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमको रिजल्टेंट निकालना होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, कोई भी दो वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और उनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हर जगह पे। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये जो अब जो कि यहाँ बात वेक्टर की हो रही है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर थी, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर थी, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट जो नेट रिजल्टेंट निकल के आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ आर के लिए हम लोग करेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे टैन बीटा। तो हमने यहाँ पे एंगल बीटा लिया है, तो टैन बीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल से क्यू ओ एन, इस पूरे ट्राइंगल से टैन बीटा की वैल्यू क्या होगी, जो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है ओ एन है, तो परपेंडिकुलर कितना है क्यू एन, तो क्यू एन बाई ओ एन हो जाएगा। ओ एन की वैल्यू मैंने बताया था कि ओ एन की वैल्यू ओ पी प्लस पी एन से मिलकर बनी है, तो ओ पी प्लस पी एन हो जाएगा। तो क्यू एन की वैल्यू हमने निकाली है, क्यू एन की वैल्यू हमारे पास बी साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू को बी साइन थीटा पुट कर देंगे। ओ पी की वैल्यू है, ओ पी की वैल्यू हमारे पास सिर्फ ए है, तो ए पुट कर देंगे। पी एन की वैल्यू हमारे पास बी कॉस थीटा है, पी एन की वैल्यू बी कॉस थीटा है, तो यहाँ पास बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली टैन बीटा की वैल्यू क्या हो गई, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा है, तो टैन बीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो एक आपको ये डायरेक्शन की वैल्यू, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की वैल्यू के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और रिजल्टेंट के लिए, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। तो ये हमारे पास जो मैं आपको मेथड बताया, ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होगा, तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। तो पहले हमारे पास ओ पी, ठीक है, ओ पी पी क्यू क्यू एस और ये, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम बनाने से पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, वेक्टर ए लिया, क्योंकि हमको सिर्फ दो वेक्टर लेना है यहाँ पे, तो वेक्टर ए ले लिया इस तरह से और वेक्टर बी ले लिया इस तरफ से। अब क्या किया हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया अलग से, डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है ये सब, ये आपका एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके यहाँ तक लेके आए, फिर फिर यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करके यहाँ तक लेके आए, तो हमारा कुछ ये पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों किया, देखो, क्योंकि अगर हम वेक्टर बी को इस तरफ रखेंगे तो इसका जस्ट पैरेललोग्राम में एक साइड हमारी इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमने जस्ट अपोजिट साइड में हमने जस्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। ऐसे वेक्टर ए नीचे इसलिए ले लिया क्योंकि हम जस्ट अपोजिट साइड में हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, इस वजह से हमने वेक्टर ए और बी को कुछ इस तरह से बनाया ही है, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट, अगर वेक्टर ए और बी कुछ इस तरह से बन रहे हैं तो इनके बीच से यहाँ पे कहीं रिजल्टेंट निकाल दिया हमने इस तरह से, तो रिजल्टेंट इन ए और बी का रिजल्टेंट हमारे पास आर यहाँ से इनके सेंटर से निकल गया, बीच से कहीं से। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच का एंगल बीटा होता है, ठीक है, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वो थीटा होता है, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर बी ये है, तो ये जो होगा पी क्यू, जो पी क्यू साइड है वो बी के पैरेलल ही तो है, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल एंड पैरेलल है, तो यहाँ पे ये भी हमारा वेक्टर बी हो जाएगा, इसी को हम वेक्टर बी लिखेंगे। ऐसे जैसे हमारे पास ओ पी है, ए वेक्टर है, तो इसका जस्ट अपोजिट ये क्या है, क्यू एस, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ए वेक्टर हो जाएगी, क्योंकि जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन और किए हैं, यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे थीटा एंगल बनाए हुए हैं। थीटा एंगल अगेन वही, वेक्टर ए को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे आगे तक, ठीक है, और वेक्टर बी हमारे पास ये है ही, तो यहाँ पे वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो थीटा लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक। तो जैसे हमने भी जस्ट अभी लास्ट उसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो क्यू एन पी हमारे पास है, तो हमको पी एन की वैल्यू नहीं पता है और ना ही हमको क्यू एन की वैल्यू पता है, ठीक है। तो क्यू एन और पी एन की वैल्यू नहीं पता, तो हमको पी एन और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो साइन थीटा कॉस थीटा यूज़ करेंगे। तो हमने पहले कॉस थीटा यूज़ किया, तो कॉस थीटा से हमको क्या निकल जाएगा, पी एन की वैल्यू पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्यू एन निकालना है, तो क्यू एन की वैल्यू हमारी बी साइन थीटा हो गई। तो कैसे आई ये हमने आपको ट्रायंगल ऑफ में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ओ एन क्यू, ये ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, सेम एज जैसे पीछे किया था हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ में, वेक्टर एडिशन में। तो यहाँ पे ओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ पी प्लस पी एन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हमारे पास एन क्यू का होल स्क्वायर, तो ओ एन की होल स्क्वायर, तो ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी की वैल्यू क्या हमारे पास, ओ पी की वैल्यू हमारे पास ए है, और पी एन की वैल्यू क्या हमारे पास है, पी एन की वैल्यू
यहाँ से निकाला, पी एन की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा थी, यहाँ पुट कर देंगे। एन क्यू की वैल्यू हमारे पास बी साइन थीटा है, यहाँ पुट कर देंगे। अगेन यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, मैथ्स यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से निकल, तो वह सेम है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, बी स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से मिलेगा। तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकल के आएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा निकल के आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके। सो यहाँ पे फिर वही बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी इस आर की। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग बताया था आपको कि tan बीटा ले लेंगे, tan बीटा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हो गया हमारे पास बीटा एंगल, और ये हो गया हमारे पास ONQ ट्रायंगल। तो बीटा के सामने मतलब एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये हो गया QN। ठीक है, और बेस क्या हमारे पास है ON। तो देखो QN बाई ON हो गया। ON की वैल्यू क्या है, देखो ON की वैल्यू क्या है, OP प्लस PN है। तो QN तो एज इट इज़ रहेगा, ON की वैल्यू OP प्लस PN हो जाएगा, नीचे लिख दिया हमने। ठीक, तो QN की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। QN की वैल्यू क्या है, B साइन थीटा है, तो QN की वैल्यू को B साइन थीटा लिख दिया हमने, अपॉन OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू A है, तो A लिख दिया। PN की वैल्यू क्या है, तो PN की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है, PN इज इक्वल टू B कॉस थीटा है हमारे पास। ठीक है, तो PN की वैल्यू को B कॉस थीटा लिख दिया। तो tan बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो एक एडिशन है वही देख लिया आपने कैसे निकलता है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मेथड भी देख लिया। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ से ये सीखा है कि हम लोगों को जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ रही है जो सॉल्व करके, वो दोनों मेथड से सेम आ रही है। डायरेक्शन की जो वैल्यू आ रही है दोनों मेथड से सेम आ रही है। ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि दो अलग अलग मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया गया है कि आपको रिजल्टेंट कुछ इस तरह से देखने मिल सकता है, इसलिए बताया गया कि ये तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच से कहीं रिजल्टेंट निकल रहा होगा। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वो पैरेललोग्राम लॉ मेथड को फॉलो करेगा, और अगर कहीं आपका कुछ इस तरह से हो रहा होगा कि जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और इस तरह से कहीं अगर रिजल्टेंट मिल रहा होगा तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, और ये अगर वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और बी से कहीं रिजल्टेंट निकल रहा होगा तो ये पैरेललोग्राम लॉ मेथड को फॉलो करेगा। बस ये आपको बताना था इस चैप्टर में, ये टॉपिक था आपका। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है tan बीटा के लिए, और रिजल्टेंट के लिए ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, तो थीटा एंगल आपको, हाँ, थीटा एंगल जो है आपकी वो ऑलवेज़ क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। ठीक है, कभी और रिजल्टेंट के बीच में रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए या रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी, इन सब के बीच का एंगल क्या होगा, अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, और गामा भी हो सकता है। तो इस बात को कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, रिजल्टेंट अलग चीज़ होती है, वेक्टर्स अलग चीज़ हैं। रिजल्टेंट जो होते हैं वो कई वेक्टर्स का सम होता है। ठीक है, और जो वेक्टर्स होते हैं वो तो आपके इंडिविजुअल टर्म्स हैं, वेक्टर्स हैं आपके। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा रहेगा, और किसी रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के बीच का एंगल ऑलवेज अल्फा बीटा या गामा में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।